हेलो ऑल, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ऑडिट ऑफ सीएफएस के बारे में। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी एप्लीकेबिलिटी किन किन लोगों को एप्लीकेबल होता है। उसके बाद में कुछ एक्सेप्शंस है इसके जहाँ पर सीएफएस बनाना एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है ना। तो चालू करते हैं बिना किसी बकवास के। मैं आपको कुछ क्वेश्चन है जो इसके अंदर एज इट इज़ रटवा दूंगा। ये आपको बस ऐसा करना है कि इसको बस सुनते जाना है और बार बार सुनते जाता है। 2-3 बार सुनोगे, बस आपको ये मेक श्योर करना है जैसे आप ये लेक्चर बंद करो आपको पूरा ऑडिट ऑफ सीएफएस याद हो, तो आप 5 से 8 तक मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं अपने ऑडिट के अंदर। ठीक है ना। आपको अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो आप रीड कर लीजिएगा बस अलग से एक बार। ठीक है ना। सबसे पहले हम इसमें एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। एप्लीकेबिलिटी सिंपल होती है कि अगर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा एक से ज़्यादा सब्सिडरी है और एसोसिएट है, या मतलब एक भी मेरी एसोसिएट हुई या सब्सिडी हुई तो मेरे को सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। ये सीएफएस के क्वेश्चन में नहीं आता। ठीक है ना। इसके बाद में कुछ एक्सेप्शन है। सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 बोलता है कि अगर आप एक एंटिटी हो, है ना, एक एंटिटी हो जिसकी इंटरमीडिएट मतलब अपने जो ऊपर वाले लोग हैं वो लोग सीएफएस बना रहे हैं ऑलरेडी, तो अपने को बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 कंडीशन होती है टोटल सेटिस्फाई करनी पड़ती है। या तो अपनी इंटरमीडिएट है अपनी होल्डिंग, या तो अपने ऊपर की बीच की कोई भी होल्डिंग कंपनी, या सबसे ऊपर वाला जो पेरेंट है वो बना रहा हो। उसके बाद में अपन नॉट लिस्टेड या फिर नॉन द प्रोसेस ऑफ द लिस्टिंग में होना चाहिए। और अपने नीचे जो लोग होते हैं, जैसे अपने जो मेंबर्स होते हैं, उनको हमने इन्फॉर्म कर दिया है, इन्फॉर्म टू मेंबर्स, है ना, और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और प्रूफ ऑफ डिलीवर हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है ना। वापस से मैं रिपीट करता हूँ, अपन एक ऐसी जिसके ऊपर वाले लोग यानी इंटरमीडिएट होल्डिंग सब्सिडरी, इंटरमीडिएट होल्डिंग या अल्टीमेट होल्डिंग, ठीक है ना, वो उनने सीएफएस बना रहे हैं। उसके बाद में हम लिस्टिंग की प्रोसेस में नहीं है या फिर लिस्टेड भी नहीं है। ठीक है ना। और हमारे नीचे जो हमारे मेंबर्स हैं उसको हमने इन्फॉर्म कर दिया है, मेंबर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और प्रूफ ऑफ डिलीवरी हमारे पास में अवेलेबल है, तो हमको सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन दे के रखा है ये सीएफएस के लिए एक्सेप्शन दे के रखा है, नो CFS इफ़ तुम ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो तो। ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग आते हैं 110 की रिक्वायरमेंट पे। एक सेक्शन इंड AS 110 कुछ एक्सेप्शन बताता है। वो बोलता है अगर आप एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो और अब आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको FVTPL पर रिकॉर्ड करके रखा है। इंड AS 109 पढ़ा था अपन ने FR में, बस उसमें यही लिखना है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट एंटिटी है वो अगर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मेजर करती है एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L एज पर इंड AS 109, तो फिर उसको वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीएफएस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। प्रोवाइडेड दैट, ये एक अलग से आप रीड कर लेना, बहुत सिंपल कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है उसको ज़रूरी नहीं है कि फुलफिल करना है सीएफएस, अगर वो इन्वेस्टमेंट को FVTPL पे रिकॉर्ड करती है, लेकिन अगर उसकी कोई होल्डिंग कंपनी है तो उस पर तो होगा ना एप्लीकेबल। तो ये बस यही वाला पॉइंट है कि होल्डिंग कंपनी ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी उसको सीएफएस बनाना है, प्रोवाइडेड कि वो भी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ना हो। ठीक है ना। आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है। इन्वेस्टमेंट कंपनी में आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। ठीक है ना। प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है। उसके बाद में वो कमिट करता है प्रोवाइड क्या करता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। उसके बाद में कमिट क्या करता है, अपने शेयर होल्डर को बताता है कि हम एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है ना, और हम कैपिटल एप्रिसिएशन से ही पैसा कमाते हैं। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट इनकम ही कमाते हैं और कैपिटल एप्रिसिएशन से ही पैसा कमाते हैं, ये 2 जगह से पैसा कमाते हैं। और हम क्या करते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पर मेजर करते हैं। ठीक है। अब यहाँ तक जितना पढ़ा उसको एक और बार वापस रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको देखो एक्सेप्शंस, मेरा सिर्फ ये ट्रिक है, मैं बार बार आपको बोलूँगा, आपको इरिटेट हो जाएगा एंड तक, लेकिन एंड में आपको याद हो जाएगा ये चीज़। सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 बोलता है आप एक ऐसी एंटिटी हो जिसका बाप या उसका कोई मिडिल बाप या उसके पापा या दादा कोई भी, है ना, इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी या फिर अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, अगर वो सीएफएस प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, आप लिस्टेड या लिस्टिंग की प्रोसेस में ना हो और आपने आपके नीचे वाले मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया हो, उनको कोई ऑब्जेक्शन ना हो और आपके पास में प्रूफ ऑफ डिलीवरी अवेलेबल हो, तो फिर आपको सीएफएस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। इंड AS 110 बोलता है अगर आप एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो और आप अपने मेजर करते हो इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे एज पर इंड AS 109, तो आपको सीएफएस बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। प्रोवाइडेड कि होल्डिंग कंपनी का अगर कोई होल्डिंग कंपनी ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी उसको बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। देन उसके बाद में इन्वेस्टमेंट कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ इंड AS 110, क्या होता है इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी वो क्या करती है, प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, है ना, वो कंपनी जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके बाद में कमिट करती है अपने इन्वेस्टर्स को कि हम लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट इनकम कमाते हैं और कैपिटल एप्रिसिएशन कमाते हैं और कोई धंधा नहीं करते हैं। तीसरी बात, मेजर करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यूज़ पे। ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको सीधी सी बात है, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो और FVTPL लगा रहे हो तो मत करो।
इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने के लिए क्या ज़रूरत है, आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। दूसरा, आपको कमिट करना है अपने इन्वेस्टर्स को कि आप सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन से कमाते हो, और दूसरा इन्वेस्टमेंट इनकम से कमाते हो। तीसरा, मेजर करते हो फेयर वैल्यू पे अपनी इन्वेस्टमेंट को। तो ये 3 कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो आप एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो, और इन्वेस्टमेंट एंटिटी होने के साथ आप अगर FVTPL लगा रहे हो तो आपको CFS बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। हम लोग फिर बात करते हैं इसके बाद में। यहाँ पे भी ये सेम रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल करते हो तो यहाँ पे आप में नो CFS एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है ना। ये वाले नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी चैनल की, उसमें आप जाके उसको ज्वाइन भी कर लेना और उसके अंदर से डाउनलोड भी कर लेना, ठीक है ना। अगर ये करते हो तो आपको नो CFS की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। CFS की रिक्वायरमेंट समझ रहे हो ना आप, कि मैं अगर मेरा होल्डिंग कंपनी हो तो मेरे को सारी सब्सिडरी के साथ में मिला के CFS बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आगे कुछ कंडीशन में चेंज आएगा, इसलिए बता रहा हूँ अभी से। उसके बाद में AS21 ने कुछ कंडीशन दी है। AS21 ने बोला है कि अगर आपका कंट्रोल जो है टेम्परेरी था, ठीक है, और कंट्रोल जो मतलब ऐसा समझ लो ये होल्डिंग है और ये सब्सिडरी है। होल्डिंग का जो कंट्रोल था ना वो टेम्परेरी था, मतलब कुछ टाइम के लिए वो बेच बाच के निकल जाएंगे, ठीक है ना। और सब्सिडरी अंडर अ सेवियर रिस्ट्रिक्शन में कि अपने होल्डिंग को फंड नहीं ट्रांसफ़र कर सकती वो। ये 2 ही कंडीशन है बस, कि होल्डिंग का कंट्रोल जो है, होल्डिंग के एंगल से देखो, होल्डिंग के एंगल से जो कंट्रोल है सब्सिडरी पे वो टेम्परेरी है, ठीक है ना। और सब्सिडरी का जो कंट्रोल है, सब्सिडरी का जो पेरेंट को ट्रांसफ़र करने की जो एबिलिटी है वो इम्पेयर हो चुकी है। वो कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन में है, अंडर अ लॉन्ग टर्म सेवियर रिस्ट्रिक्शन विच इम्पेयर द एबिलिटी टू ट्रांसफ़र फंड टू पेरेंट। ये लैंग्वेज आपको एज इट इज़ लिख के आनी वहाँ पे, ठीक है ना। क्या बोलना है, कंट्रोल टेम्परेरी है, सेवियर रिस्ट्रिक्शन में है, विच इम्पेयर इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफ़र फंड टू पेरेंट, ठीक है। ये मैं 1 मिनट साफ करके वापस बताता हूँ आपको, ठीक। सबसे पहले कंट्रोल क्या है, टेम्परेरी है। उसके बाद में ये होल्डिंग के एंगल से, ये होल्डिंग के एंगल से, और ये सब्सिडरी के एंगल से। सब्सिडरी के एंगल से ऐसा है कि सब्सिडरी एक ऐसे सेवियर रिस्ट्रिक्शन में है विच इम्पेयर इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफ़र फंड टू पेरेंट। अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो पता है ये वाली कोई भी सब्सिडरी होगी ना, इसको हमको एक्सक्लूड करना है CFS बनाने से। मतलब अगर मैं होल्डिंग हूँ और मेरी 4 सब्सिडरी हैं, और 4 में से अगर ये वाली कंडीशन, जैसे मेरा इस पर कंट्रोल जो है टेम्परेरी था और ये मेरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती थी फंड, ये अंडर सेवियर रिस्ट्रिक्शन थी विच इम्पेयर्ड इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफ़र फंड टू होल्डिंग, तो फिर मेरे को इस सब्सिडी को इंक्लूड नहीं करना है, इन लोगों का ही CFS बनाना है। बस ये इतनी सी बात समझाने की थी यहाँ पर, ठीक है ना। अब वापस से देखो, वापस से थोड़ा सा इरिटेट करूँगा मैं आपको, शुरू पे लेके जाता हूँ। शुरू में लेके जाऊँगा तो उससे क्या होगा, ठीक है ना। आपको स्किप नहीं करना है इस चैप्टर को, आपको सुनते जाना है बस। जितनी बार मैं बताते जाता हूँ आपको रटाते जाएगा, ठीक है ना। सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 बोलता है, देखो अगर आप कोई एंटिटी ऐसी हो जिसका इंटरमीडिएट या अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी CFS बना रहे, ठीक है ना। आप लिस्टेड की प्रोसेस में नहीं हो, नीचे आपके मेंबर्स को आपने इन्फॉर्म कर दिया, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में तो आपको CFS बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद में इंड AS 110 तुम्हारा बोलता है कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो और अपने मेजर करते हो FVTPL पे, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी कौन होते हैं, इन्वेस्टमेंट एंटिटी वो होते हैं जो 3 कंडीशन फुलफिल करते हैं, प्रोवाइड करते हैं IMS इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, और कमिट करते हैं क्या, कि हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट इनकम कमाते हैं और कैपिटल एप्रिसिएशन कमाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में एक और कि हम अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको मेजर करते हैं फेयर वैल्यू पे। देखो यहाँ फेयर वैल्यू आ गया और ऊपर फेयर वैल्यू थ्रू P&L है, वो थोड़ा ध्यान देना है ना। ये दोनों चीज़ें बातें हो गई। अब उसके बाद में आता है इंड AS 21 का। 21 बोलता है कि आपको उस सब्सिडरी को एक्सक्लूड करना है, जैसे मैं होल्डिंग हूँ, ये सब्सिडरी है, सब्सिडरी के ऊपर मेरा जो कंट्रोल है वो कंट्रोल टेम्परेरी है, और सब्सिडरी इज़ अंडर अ सेवियर रिस्ट्रिक्शन। सब्सिडरी एक ऐसे सेवियर रिस्ट्रिक्शन में है जो उसकी एबिलिटी को ख़त्म करता है, इम्पेयर कर देता है। कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन जो सब्सिडरी की एबिलिटी को इम्पेयर कर दे ट्रांसफ़र करने के लिए होल्डिंग को, फंड्स अगर ट्रांसफ़र करना चाहती है सब्सिडरी होल्डिंग को, और कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन है जो इम्पेयर कर दे सब्सिडी की एबिलिटी को, तो फिर वो कंट्रोल मतलब इस चीज़ को भी इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ तक बात आई समझ में। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये वाले 3 आप एक बार वापस से आप पीछे रिपटा के देख लेना, मैं वापस से इसको रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हमारे 3 नए सेक्शन चालू होते हैं, 1, 2, और ये 3 चीज़ें हमको बस देखनी है, और इसके बाद में हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा और CFS भी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी देख लेते हैं, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी में देखो, पढ़ने से पहले आप इधर ध्यान दो सिर्फ मेरी बात पे, कि जब भी आप एक होल्डिंग कंपनी हो ना,
तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करने जाओगे। देखो होल्डिंग कंपनी है, सीएफएस बनाना है, तो बेसिक सी बात है कि किन किन को इंक्लूड करना है मेरे को, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे कंपोनेंट ढूंढूंगा। कंपोनेंट किन को बोलते हैं, सब्सिडरीज को कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। आइडेंटिफाई कंपोनेंट, कंपोनेंट के बाद में मैं ढूंढूंगा सेगमेंट और रिलेटेड पार्टी। अगर ये आपको पॉइंट याद होता है तो इजीली याद हो जाएंगे आपको आगे के पॉइंट भी। मेरे को क्या आइडेंटिफाइड करना है, मेरे कंपोनेंट, कंपोनेंट यानी सब्सिडरी, उसके बाद में सेगमेंट फॉर सेगमेंटल रिपोर्टिंग, रिलेटेड पार्टी फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन डिस्क्लोजर, ठीक है ना। तो यही वाली बातें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन, कंपोनेंट एंड ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। पहले इस रेड वाले को ऊपर से भूल जाओ एक मिनट के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है अपने कंपोनेंट और उसकी ऑब्टेन करना है इन्फॉर्मेशन। फिर सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है, सेगमेंट की रिपोर्टिंग के लिए। आरपी को आइडेंटिफाई करना है, आरपीटी के लिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा पॉइंट क्या बोलता है कि सबसे पहले हमको क्या, कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर लेना है, कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करो और सेगमेंट को आइडेंटिफाई करो, कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करो, सेगमेंट को आइडेंटिफाई करो, रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करो। तीनों के साथ में एक एक पॉइंट और जुड़ा हुआ है कि अगर कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करते हो तो उसकी ऑब्टेन कर लो इन्फॉर्मेशन, सेगमेंट को आइडेंटिफाई करो फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग, और रिलेटेड पार्टी फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज करने के लिए, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें आइडेंटिफाई करना होल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। होल्डिंग ढूंढेगा पहले 3 लोगों को जाके, ठीक है ना। होल्डिंग क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा 3 लोगों को, ये 3 लोगों को ढूंढेगा। उसके बाद में माँ और हार्मोनाइजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी एंड गैप कन्वर्जन, ये दोनों पॉइंट एज इट इज़ रट लो, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कुछ भी नहीं है। हार्मोनाइजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी एंड गैप कन्वर्जन, बस ऐसा होता है। देखो होल्डिंग तुम्हारी होल्डिंग कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी अलग लगा रही है और सब्सिडरी की अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ अलग लगा रही है, तो इन दोनों को मैच कर लेना कि सीएफएस बना रहे तो दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी साथ में लगेगी। तो हार्मोनाइजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी एंड गैप कन्वर्जन, ये 2 वर्ड ऐसे के ऐसे याद कर लो। इसमें कोई अलग से अपने को सीन नहीं समझना है कि अलग से कुछ याद करने का। इन दोनों को वर्ड को एक साथ ही बोलना सीखो, हार्मोनाइजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी एंड गैप कन्वर्जन। तो हम लोग क्या सीखा यहाँ पे कि अपने को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना सबसे पहले रिलेटेड पार्टी और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, सेगमेंट फॉर सेगमेंटल रिपोर्टिंग, कंपोनेंट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। कंपोनेंट एंड ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है ना। ऊपर वाले रेड वाला पॉइंट भूल जाना एक मिनट के लिए। फिर उसके बाद में माँ, मतलब ये बहुत सिंपल सी बात है, ये मैंने फोकट शॉर्ट टर्म लिखा है इसका, यहाँ पे बीच में माँ आ जाती है तो हार्मोनाइजिंग और गैप कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है ना। पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर देते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद में माँ आ जाती है, माँ के बाद में हार्मोनाइजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी और गैप कन्वर्जन हो जाता है। माँ का मतलब है बहुत सिंपल सी बात, मेकिंग अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स, ठीक है ना। अब ये अल्टीमेटली देखा जाए तो ये दोनों एडजस्टमेंट ही हैं, है ना। तो ये दोनों पॉइंट एक साथ लिख दिए और इसका एक समरी अलग से लिख दिया कि भैया हार्मोनाइजिंग गैप कन्वर्जन, हार्मोनाइजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एंड गैप कन्वर्जन, उसके बाद में मेकिंग अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट। तो यहाँ तक कि हमारा क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग या फिर पेरेंट कंपनी अगर बोले तो खत्म हो गया है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना 3 लोग, उसके बाद में हार्मोनाइजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, गैप कन्वर्जन, इसको हाफ गाप भी बोल सकते हो, हाफ गाप, HAP है ना, हार्मोनाइजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, गैप कन्वर्जन एंड माँ, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पता है आपको क्या आएगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर बताओ। ऑब्जेक्टिव के अंदर जो आती है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो पहले यहाँ पर समझना ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का, सिंपल सा, टू एक्सप्रेसिंग ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ FRF। ये 2 चीज़ हो गई। पहले ओपिनियन, उसको ऑब्जेक्टिव उसका सिंपली क्या होता है, ये नहीं भी याद होगा ना आपको तो आगे याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मैं बताता हूँ आपको। एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल FRF, ठीक है ना। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, इस पर एक एक्सप्रेस करना है ओपिनियन को, ठीक है। यहाँ तक ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर क्या हो जाती है, देखो इसका ये शॉर्ट फॉर्म मैंने ट्रिक बनाया कि वीर को सेटिस्फाई करना। हमारा जो ऑडिटर होता है वो होता है वीर, है ना। वीर जब सेटिस्फाई होगा तभी ट्रू एंड फेयर व्यू देगा, ठीक है ना। तो ट्रू एंड फेयर व्यू को भूल जाओ, बस वीर को सेटिस्फाई करना याद रखना, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसकी, टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद FRF। ये अगेन वही वाली बात हो गई, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के अंदर लिखना है कि टू एक्सप्रेस ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद FRF, और नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि पहले खुद को सेटिस्फाई करेगा ना तभी तो एक्सप्रेस ओपिनियन देगा। तो पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट होती है, फिर अपना ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है ना। सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद FRF। देन उसके बाद में क्या करना है, उसको बहुत सिंपल सी बात है, वी
VER, वीर। वीर में आता है सबसे पहले वेरीफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ CFS प्रिपरेशन, कि भैया CFS की रिक्वायरमेंट बन भी रही है कि नहीं। अपन ने रिक्वायरमेंट देख ली ऊपर, है ना, 110 में, और वो सबसे पहले देख ली थी एक से ज़्यादा सब्सिडरी है तो बनाना है, और किस किस केस में नहीं बनाना है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। तो ये वीर को सेटिस्फाई, तो वेरीफाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ CFS, देन उसके बाद में इंक्वायर द मैटर्स ऑफ 141 एंड रिपोर्ट द मैटर ऑफ 143.3। ये देखो, इन दोनों पॉइंट को मिला लो, पहले वेरीफाई कर लो रिक्वायरमेंट को, वेरीफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CFS एंड इंक्वायर द मैटर्स इनटू 141 और रिपोर्ट द मैटर इनटू 143.3। इसका सेक्शन शायद से मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, ये दोनों 143.1 और 143.1 है, ये भी 143.1 और 143.3 है ना। सबसे पहले 143.1 में इंक्वायर करेगा और 143.3 में रिपोर्ट करेगा, है ना। इनके बीच में एक चीज़ आ जाती है, टू अनेबल हिमसेल्फ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। इस चीज़ के साथ मिक्स नहीं करना है अपने को, ठीक है ना, ध्यान रखना। सबसे पहले हमने क्या करा था, यहाँ पे देखा था हमने कि ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना। उसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। ये सबसे लास्ट वाली चीज़ है, ऐसा समझ लो कि वो एक्सप्रेस करेगा ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद FRF, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी बाद में, लेकिन होती पहले, कि उसको पहले खुद को सेटिस्फाई कर लेना है, फिर बुक रिपोर्टिंग में सेटिस्फाई कर देगा लोगों को भी वो, ठीक है ना। तो खुद को सेटिस्फाई करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद FRF। देन उसके बाद में वीर को सेटिस्फाई करना है, ये सेटिस्फाई हो गया। फिर वीर वेरीफाई the requirements of CFS, inquire the matter of 143 subsection 1, report the matter of 143 subsection 3। उसके बाद में enable himself that financial statements are giving true and fair view। कारण खत्म। उसके बाद में 2 क्वेश्चन और बचते हैं, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन की बात कर रहे थे। सबसे पहले करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट और परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। कुछ भी नहीं है, आपने जब FR में पढ़ा होगा तो बिजनेस कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं 103 के अकॉर्डिंग, वो जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ना सारे, वो करंट पीरियड एडजस्टमेंट होते हैं और करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। और जो 110 में हम CFS बनाते हैं, CFS के अंदर जो करते हैं ना, वो तुम्हारे परमानेंट पीरियड एडजस्टमेंट होते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, परमानेंट और करंट बहुत छोटे छोटे हैं, इजीली याद हो जाएंगे आपको। सबसे पहले हम लोग देखो क्या करते थे, जब भी हम लोग वो CFS बैलेंस शीट बनाते थे, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स को क्या करते थे, रिमूव कर लेते थे, है ना। इंट्रा ग्रुप कोई भी इंडेटनेस से हटा दो। अभी शायद FR के पेपर में क्वेश्चन भी आया था, आपने नोटिस करा हो, BR और बिल्स पेपर हमने रिमूव कर दिए थे, है ना। उसके बाद में इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव कोई होता है तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन असेट में माइनस करते हैं। उसके बाद में कोई भी अनरियलाइज प्रॉफिट है उसको भी माइनस कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं प्रॉफिट को। ये भी एग्जाम में आया था, ठीक है ना। तो इंट्रा ग्रुप कोई भी इंडेटनेस है, इंटरेस्ट डिविडेंड पेड है, रिसीव्ड है, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक है, ये भी हटाना है, ठीक है ना। उसके बाद में कोई भी एडजस्टमेंट अपने को हाफ गाप, ये याद रखना, अपन ने ऊपर देखा था मेकिंग अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट और हार्मोनाइजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी गैप कन्वर्जन, ये है। तो ट्रीटमेंट ऑफ DTA DTL, उसके बाद में सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट चेंजेस बैलेंस शीट से लेके अकाउंटिंग ऑडिट रिपोर्ट के डेट के बीच में हुई है, तो ठीक है ना। तो करंट पीरियड एडजस्टमेंट में क्या गया अपने, सबसे पहले इंट्रा ग्रुप अपने को क्या रिमूव करना है, इंडेटनेस रिमूव करना है, इंटरेस्ट डिविडेंड पेड रिमूव करना है, और अनरियलाइज प्रॉफिट और स्टॉक ये जो है ये रिमूव कर देना है ना। उसके बाद में 4 चीज़ों के लिए हमको एडजस्टमेंट करनी है। 4 चीज़ों की एडजस्टमेंट, 1 मिनट हटा के अगर मैं बात करूँ एडजस्टमेंट, सबसे पहले हाफ की, गाप की, सब्सिक्वेंट चेंजेस की, ये 3 हो गई, और चौथी क्या थी, ट्रीटमेंट ऑफ DTA DTL, है ना। ये कौन सा जो भूलने वाला पॉइंट है वो अपने को अलग से लिख लेना चाहिए कि हम ये भूल रहे हैं, ठीक है ना। हाफ गाप सब्सिक्वेंट चेंजेस और DTA DTL वाला जो भी पॉइंट है उनकी एडजस्टमेंट कर लेना है। उसके बाद में हम लोग समझते हैं परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। ये बहुत सिंपल होते हैं। दोज एडजस्टमेंट आर डन एट, या तो फर्स्ट ओकेशन पे किए जाते हैं या सब्सिक्वेंट। फर्स्ट ओकेशन मतलब तुम्हारा जो 103 में जो बिजनेस कॉम्बिनेशन करते टाइम बनाते हो, और सब्सिक्वेंट मतलब 110 CFS करते टाइम में जो बैलेंस शीट के पहले जो भी होते हैं उस टाइम में बनाते हो, ठीक है ना। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ओकेशन या सब्सिक्वेंट ओकेशन कुछ भी ऐसा हुआ है कि फर्स्ट टाइम अकर हुआ है या कोई भी सब्सिक्वेंट टाइम अकर हुआ है जिससे हमारा इक्विटी के होल्डिंग में चेंज आ गया है, अप या डाउन हो गई है, ठीक है ना, इन विच देयर इज़ अ चेंज इन शेयर होल्डिंग, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट पीरियड एडजस्टमेंट। शेयर होल्डिंग में बदलता है तो एक चीज़ का ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं, PC प्लस NCI माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, तो हमारा क्या बदलता है, गुडविल बदलता है। जब भी आप अक्वायर ज़्यादा करोगे तो NCI कम हो जाएगा
और गुडविल अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी, और अक्वायर को कम कर लोगे, इन्वेस्टमेंट को कम कर दोगे तो एनसीआई बढ़ जाएगा और गुडविल भी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो ठीक है ना। तो ये तुम्हारे परमानेंट पीरियड में दो ही आते हैं, या तो गुडविल कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन करना एंड इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जिसको हम एनसीआई भी बोलते हैं इंड एस में। ठीक है। उसके बाद में इसके परमानेंट पीरियड वेरिफिकेशन के कुछ वेरिफिकेशन पॉइंट है, वो आप अपने आप से रीड कर लीजिएगा। ये मेरी साइड से एंड हो जाता है चैप्टर। ठीक है ना। तो अगर अच्छा लगा आपको तो इसको लाइक करना। ऑल द बेस्ट।